तो साथियों, आइए हम लोग मिलते हैं अपने इस वीडियोज़ के साथ। मैं हूं अखिलेश मौर्य, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल्स पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाइएगा, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ अन्य लोगों तक भी हमें पहुँचने में मदद मिले। और उसके साथ में आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या कोई भी सुझाव है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को डाल सकते हैं। उसको मैं देख के समझूंगा क्या समस्या आ रही, और उसको दूर करने में मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ की तरह 10 प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। और पहले क्वेश्चन है आपके सामने, किसने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाएं देखी है? जीवित कोशिकाओं की यहाँ पे बात की जा रही है प्रश्न के माध्यम से। ठीक, रॉबर्ट हुक, एंटोइन ल्यूवेनॉक और स्लाइडेन स्वान की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइडेन की बात करते हैं। तो ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जब स्वान की बात करते हैं तो ये जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, जीव वैज्ञानिक। दोनों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र पर कोशिकाओं के अंदर काम करना शुरू किया। तो स्लाइडेन जो थे वनस्पति कोशिका के ऊपर काम किए, और स्वान जो थे अपने जंतु कोशिका के ऊपर इन्होंने काम किया। और दोनों ने मिलकर क्या किया? 1938 में आपको कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कोशिका सिद्धांत का इन दोनों ने मिलकर क्या क्या सिद्धांत देने का काम किया। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसको हम लोग जब टॉपिक शुरू करेंगे कोशिका की, करीब 25 अक्टूबर के बाद हम लोग अपनी बैच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को और विस्तृत तरीके से समझेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू रूप में ही समझने का प्रयास करेंगे चीज़ों को। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर हम लोग रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक की जब बात करते हैं तो ये 1665 की बात आती है। और 1665 में इन्होंने मृत कोशिका की बात की थी। इनके पास एक कार्क के ढक्कन पर, कार्क के कार्क के ढक्कन का मतलब जो शीशा का बोतल होता है, उसी के ऊपर इन्होंने एक जेली बन जाता है। जैसे वहाँ पे नमी जैसे रहता है तो फफूंद टाइप का उग जाता है। तो उसी में इन्होंने मृत कोशिका की बात की थी, और मृत कोशिका को देखा था। ठीक, और उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रश्न के सही उत्तर का, जो कि एंटोइन ल्यूवेनहॉक इस प्रश्न का सही उत्तर है, इन्होंने क्या किया कि 1674 की जब बात आती है, मतलब कि 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका को देखने का काम किया था। और इसके बारे में इन्होंने अध्ययन की थी। जीवित कोशिका या फिर मुक्त कोशिका जो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब कि जिसके अंदर जीवन होता है, उसके बारे में इन्होंने देखा था, उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर एंटोइन ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो चलिए आगे वाले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्पाइनल प्रतिक्षेपण के रूप में किसे जाना जाता है? स्पाइनल प्रतिक्षेपण, स्पाइनल का मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु से या रीढ़ की हड्डी से होता है। और प्रतिक्षेपण मतलब कि प्रतिक्षेपण, किसी के अगेंस्ट तुरंत एक्शन ले लेना, उसका तात्पर्य होता है बिना सोचे समझे उस पर काम कर देना होता है। तो कौन सी तंत्रिका होती है? ठीक, तो तंत्रिका नियंत्रण, प्रतिवर्त क्रिया, प्रतिवर्त चाप और सभी। देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले क्लियर कर दूं, ऑप्शन डी जो सभी ऑप्शन दिया गया है वो गलत होता है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं होगा। तो तंत्रिका कोशिका की सबसे पहले हम लोग तंत्रिका नियंत्रण की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो तंत्रिका नियंत्रण की जब बात आती है तो ये क्या होते हैं? मन। तंत्रिका नियंत्रण की बात करते हैं, इसका मतलब जब हम काम करते हैं तो उस विषय पर हम सोच समझकर, विश्लेषण तरीके से, संश्लेषण तरीके से, मूल्यांकन के माध्यम से जब हम निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय एक नियंत्रित निर्णय होता है, और उस काम को हम नियंत्रित तरीके से संपादित करने का काम करते हैं। मतलब तंत्रिका नियंत्रण का संबंध जो होता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। याद कीजिए, पहले के पेपर में मैंने इसका जिक्र किया था कि सोच, समझ, मूल्यांकन या फिर विश्लेषण और संश्लेषण के माध्यम से हम करते हैं, तो उस चीज़ को संपादित
देखते हैं तो वो पूरी नियंत्रित पूर्वक होती है। तो नियंत्रण तंत्रिका नियंत्रण मन के माध्यम से या मस्तिष्क के माध्यम से होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिस पर सोचने समझने की हमें मौका नहीं रहता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होता है प्रतिवर्त क्रियाएं होती है। प्रतिवर्त क्रियाओं का मतलब होता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जैसे कभी कभी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि आंख पे बहुत रिफ्लेक्ट पड़ रहा है ना, चकाचौंध हो जा रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, आंख पे कोई टार्च पे तुरंत हम हाथ ऐसे लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मस्तिष्क ने नहीं कहा, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक ये क्रियाएं संपादित हो रही है। तो जब हम कहते हैं कि बाहरी उद्दीपन है ना, यहाँ पे प्रतिवर्त क्रियाओं का संबंध हमारी क्या है, बाहरी उद्दीपन से है। बाहरी उद्दीपन या उत्तेजना के प्रति हम क्या करते हैं, तत्काल एक अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अनुक्रिया यानी कि उस बाहरी उद्दीपन के प्रति हम बिना सोचे समझे ही, बिना विचार किए ही तुरंत एक्शन ले लेते हैं, तो वही अनुक्रिया कहलाते। अब ये प्रतिवर्त क्रियाएं दो तरीके से संपादित होती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्त क्रिया यानी कि इस क्रिया को, यानी इस अनुक्रिया के प्रति हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे जो हमारा मस्तिष्क होता है, कोई रोल यानी कि कोई नियंत्रण या कोई इसका उपयोग नहीं होता है, इस अनुक्रिया को करने में कोई मतलब नहीं होता। तो आखिर ये कहाँ से की जाती है, तो जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती है हमारे स्पाइनल स्पाइनल कार्ड के माध्यम से संपादित होते। अब देखिए स्पाइनल कार्ड में सोचने समझने की योग्यता नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, संश्लेषण विश्लेषण करने की योग्यता नहीं होती, और सीधे एक्शन लेने का बात करता है कि हमारे ऊपर कुछ हुआ, हमें कुछ महसूस हुआ तो तुरंत बिना सोचे समझे उसके प्रति आप रिएक्शन कर दो। जैसे क्या हुआ कि कोई चीज़ गर्म है, हाथ रखते तुरंत हटा देते, पैर में कील चुभता है, कांटा चुभता है, तुरंत पैर को वहाँ से हटाते, कहीं भी हमारी चोट लगती है तुरंत वहाँ से हम हाथ को हटाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, स्पाइनल प्रतिवर्त क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्रतिवर्त क्रियाएं होती है, ऐसी क्रियाएं जो बाहरी उद्दीपन के प्रति बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी मूल्यांकन के तुरंत ही उसके प्रति अनुक्रिया करती है। यानी आपके ऊपर रिएक्शन हुआ और तुरंत आपका शरीर उस रिएक्शन के प्रति, उस कार्य के प्रति एक्शन लिया या रिएक्शन किया। ठीक है, तो वो प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं, और इसका मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं होता है। यह पूरी क्रियाएं जो होती है स्पाइनल कार्ड से संपादित की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम प्रतिवर्त क्रिया की। प्रतिवर्त चाप, यानी कि प्रतिवर्त चाप का मतलब क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्ट आर्च हो जाता है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट आर्च। अब देखिए आपके हाथ में महसूस हुआ कि हमारा हाथ जल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, कोई चीज़ गर्म है, उस पर हाथ रखे तो हाथ से तुरंत सूचना क्या जाएगी आपका, मान लीजिए कि ये स्पाइनल का, सॉरी थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा है। ठीक है, ये आपका लाइट जल रहा है और यहाँ से गई, यहाँ पे हाथ आपका जला और यहाँ से तुरंत एक पथ का, और यहाँ से हाथ हटाने का भी आदेश मिल गया। ठीक है, और ये आपका स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये एक पथ का निर्माण हो रहा है ना, एक पथ का निर्माण, इसी पथ को ही हम प्रतिवर्त चाप कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्त क्रियाएं संपादित होने के लिए जो एक पथ का निर्माण हुआ, वही पथ आपका प्रतिवर्त चाप या रिफ्लेक्ट आर्च कहलाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्रतिवर्त क्रियाएं हो जाती है। आइए हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। त्वचा का रंग किस पदार्थ पर निर्भर करता है, त्वचा का रंग के बारे में बात किया है और पदार्थ के बारे में, मेल्पिघियन, मेलानिन, सबक्यूटेनिक और डर्मिस। देखिए डर्मिस और अंतिम ऑप्शन डी दिया गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझने का प्रयास करूँगा, एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस और डर्मिस और सबक्यूटेनिक, ये तीन जो चीज़ें हैं
त्वचा का लेयर होता है, ठीक है। तो जब एपिडर्मिस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, बाहरी लेयर होता है। और डर्मिस क्या होता है, मध्य का लेयर होता है। और ये क्या होता है, अंतिम होता है, अंतिम होता है। और ये फैटी होता है, इसके अंदर फैट उपस्थित होता है, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होता है सबसे बाहरी लेयर त्वचा का हो जाता है, ठीक है। ये हमारे शरीर की इंटरनल अंग को बाहरी वातावरण से जोड़ने का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, ठीक। इसके बाद एपिडर्मिस जो सेकेंड लेयर होता है, ये मूल रूप से त्वचा कहलाती है, मुख्य त्वचा कहलाती है, क्योंकि त्वचा के अंदर जितनी भी पोषण की क्रियाएं होती है वो डर्मिस के अंदर होती है। चाहे वो रक्त रक्त नलिकाएं इसके अंदर होती हैं, इसके अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं डर्मिस के अंदर काम करती है, ठीक। उसके बाद अंतिम लेयर और सबसे अंदर की तरफ जो भाग त्वचा का लेयर होता है वो सब क्यूटेनिक फैट होता है, ये फैट के रूप में उपस्थित होता है। और ये क्या करता है कि जब भी किसी शरीर के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये सब क्यूटेनिक फैट क्या होते हैं, अपनी आकार बदल के उस दबाव को, उस चोट को नियंत्रित कर लेते हैं और अंदर अंदर की जो अंग होते हैं उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। अर्थात सबक्यूटेनिक फैट हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ताप को नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक। अब आते हैं ऑप्शन अ पे, ए पे, मेल्पिघियन। मेल्पिघियन क्या होता है, एक प्रकार का शरीर के अंदर अंग होता है और ये जो होता है रंगीन पदार्थ, रंगीन पदार्थ अगर कहें तो एक पिगमेंट या वर्णक का उत्पादन करता है। और वही रंगीन पदार्थ या वर्णक आपका क्या कहलाता है, मेलानिन कहलाता है। और यही मेलानिन जो होता है जिस रंग का होता है वैसे ही हमारा शरीर का कलर हो जाता है, ठीक। और उसके साथ ये त्वचा को मुलायम और कोमल बनाने का काम करता है। तो कहें अगर महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा ये ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं की जो त्वचा होती है कोमल होती है ना, और मुलायम होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपने जान लिया, मेलानिन जो पदार्थ होता है उसके कारण त्वचा। और मेलानिन निकलता कहाँ से है, तो मेल्पिघियन से निकलता है, ठीक है। ये सब त्वचा त्वचा के अंदर ही पाया जाने वाला है, ठीक। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। व्यायाम के समय आप जो हृदय दर बना के रखना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं, हृदय दर को बना के रखना किस समय, व्यायाम के समय में। निश्चित हृदय दर, टारगेट हृदय दर, अधिकतम हृदय दर और कार्यानुसार हृदय दर। जब हम सबसे पहले ऑप्शन डी की हम लोग बात कर लेते हैं ना, तो कार्यानुसार हृदय दर, यदि आप गति वाला काम करते हैं तो आपकी हृदय दर ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगी। यदि आप सहनशक्ति वाला काम करेंगे या दमखम वाली काम करेंगे तो हृदय दर डाउन रहेगा, मतलब कम रहेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ का काम करेंगे तो वहाँ भी आपका हृदय दर ज़्यादा होगा, क्योंकि बल की ज़रूरत होगी, उसके लिए ब्लड ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी गलत है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन सी की, अधिकतम हृदय दर। अधिकतम हृदय दर का तात्पर्य होता है आपके उम्र पर निर्भर करता है कि उम्र के हिसाब से आपका हृदय दर कितना होना चाहिए, है ना, उम्र के हिसाब से कितना हो इसके बारे में तय करता है। तो अधिकतम हृदय दर का फार्मूला निकालते हैं हम लोग। इसके लिए एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं, 220 माइनस उम्र। जो 220 माइनस उम्र है ये एक फार्मूला होता है, एक मिनट, 220 माइनस उम्र, 220 माइनस उम्र जो होता है ये हमें बताता है कि हमारा उम्र के हिसाब से हृदय दर कितना होना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल स्वरूप समझो तो जो 220 माइनस, अगर मान लीजिए मेरी एज 26 की बात करते हैं तो ये 194, ये हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है। हृदय दर होता है, एचआर होता है, अधिकतम एचआर, ठीक, हार्ट रेट। अगर इससे अधिक अगर हमारा हार्ट रेट जाता है तो हमारा हृदय दर 100% फेलियर होने की चांस रहती है, ठीक है। तो ये हमारे हृदय अधिकतम हृदय दर की बात करता है, ठीक, कितना होना चाहिए। अब क्या होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं टारगेट हृदय दर की। ये टारगेट हृदय दर ये आपकी अधिकतम हृदय दर पर निर्भर करता है, अधिकतम एच आर पर, यानी कि हार्ट रेट पर निर्भर करता है। कैसे
कि जैसे हम पता करते हैं ना कि एचआर कितना है आपका, कितना ले जा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टारगेट हृदय दर में जब बना लेते हैं कि नहीं हमें 70% हृदय दर को यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 70% को हम अपने अधिकतम हृदय दर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा टारगेट हृदय दर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने हृदय का कितना उपयोग कर रहे हैं, ये चीज़ें इस पे निर्भर करता है। 70% हो, आप हो सकते हैं 50% कहते हैं कि 50% हम यूज करेंगे, यानी कि अगर हमारा हृदय दर, अधिकतम हृदय दर 194 है, अगर इसका 50% की अगर हम बात करूं तो आधे कर दूंगा, तो हमारा हृदय दर अधिकतम हृदय दर का आधे हिस्से पे रखना चाहता हूं, तो वहाँ पे यहाँ पे 50% का हम मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे। यदि हम अपने हृदय दर को 10% सिर्फ यूज करना चाहता हूँ अधिकतम हृदय दर के, तो 10% से अधिकतम हृदय दर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टारगेटेड हृदय दर होता है कि कितने दर से हमें अपना काम करना है। तो अधिकतम एचआर यानी कि 220 माइनस उम्र मल्टीपल होता है परसेंटेज, प्रतिशत, मतलब कि कितना हृदय दर का प्रयोग आप कर रहे हैं, वो आपका टारगेट हृदय दर हो जाता है। निश्चित हृदय दर का यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो बी है, टारगेटेड हृदय दर। इसके माध्यम से हम एक्सरसाइज को अपने हृदय दर के अनुसार चलाने में मदद मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन प्रश्न 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। अधिकतम व्यायाम से पेशियों में थकावट के बाद दबाव हड्डियों में चला जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक चला जाता है, तो इसको हटा के यहाँ पे तो शब्द का उल्लेख किया जाएगा। तो किस प्रकार का फ्रैक्चर होता है, यानी कि अधिकतम व्यायाम मतलब कि हमारी जो क्षमता होती है उससे अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, या कंटिन्यू एक ही अंग पे लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो पेशियों में थकावट आ जाती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उस थकावट को इग्नोर करके अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं, तो वो दबाव हड्डियों में चला जाता है और उससे हड्डियों के अंदर एक फ्रैक्चर होता है। तो उस फ्रैक्चर का नाम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है ओवरयूज फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर और स्ट्रेन। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन जो होता है टेंडन के अंदर लगने वाली चोट होती है, यानी कि टेंडन चोट होती है, और ये तीन प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी स्ट्रेन जो होता है गलत हो जाता है, क्योंकि ये टेंडन की चोट है न कि हड्डी की चोट है। फिर आते हैं हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में पाए जाने का कारण क्या होता है, जो अस्थियाँ होती हैं वो नर्म व कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर होते, इसके वजह से जो भी दबाव पड़ता है तो हड्डियाँ तुरंत मुड़ जाती है, वो आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। ओवर यूज फ्रैक्चर नहीं बल्कि ये एक इंजरी होती है, इंजरी होते हैं जब हम लगातार यूज करते हैं, है ना, अधिकतम समय तक, या फिर कहें तो लगातार लगातार प्रयोग, ठीक है। लगातार प्रयोग करने से किसी भी शरीर के अंग का वहाँ की मसल्स कमज़ोर हो जाती है, और फिर क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक, वो मसल्स में दर्द होने लगता है। फिर भी अगर लगातार हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो उस जगह की जो दबाव होती है वो हमारे अस्थियों के अंदर यानी बोन के अंदर जाने लगती है, और जोड़ के अंदर देखते हैं कभी कभी कटकटाने की आवाज़ आने लगती है, खटखट करते रहता है जोड़। वो क्या होता है कि ओवर यूज इंजरी के कारण जो हमारा मांसपेशियों के ऊपर दबाव पड़ता था, अब वो दबाव हमारे अस्थियों के अंदर, हमारे जोड़ के अंदर चला गया होता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, यानी दबाव पड़ने के कारण अस्थियों में आई जो फ्रैक्चर होती है वो आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी स्ट्रेस फ्रैक्चर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बात करते हैं हम लोग अगले 6वें प्रश्न की, कि जब दैहिकी अनुक्रिया खत्म होती है तो खिलाड़ी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, दैहिकी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दैहिकी अनुक्रिया। दैहिकी अनुक्रिया का मतलब होता है शारीरिक प्रतिक्रिया,
यानी कि आप जब थक जाते हैं, कहते हैं अरे यार हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, फिर भी हमारे अंदर थकावट है, ऊर्जा नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, शक्ति ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तब ऐसी कौन सी एक फैक्टर होता है जो आपको फिर से उस काम के लिए तैयार करता है, ठीक। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, आत्मविश्वास और सभी। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले बात करते हैं तो ये प्राथमिक प्राथमिक क्या होता है, ऊर्जा स्रोत होता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का मतलब जब आप एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं तो करीब यह 2 से 20 मिनट के बीच का जो ऊर्जा का सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से प्राप्त होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर फैट अपना काम करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच हमें एक ऐसी भी थकान आती है जैसे लगता है कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं, हमारे पास ऊर्जा नहीं है, इसलिए हम मैच को नहीं खेलेंगे। फिर आपके अंदर कभी ऐसी ऊर्जा आ जाती है, ऑटोमेटिक आप खेलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये होता है एक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का होता है हमारी एक आंतरिक प्रेरणा। अब प्रेरणा दो प्रकार की, बाहरी और इंटरनल होती है। तो आत्मविश्वास जो होता है आंतरिक प्रेरणा होती है। प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, अरे यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अपने अंदर एक उत्तेजना आती है और ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जोश बढ़ता है, एनर्जी का काम करता है, ठीक है। और उसके माध्यम से क्या होता है, हम उस खेल को फिर से खेलना शुरू करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आत्मविश्वास है क्या? तो आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसके माध्यम से हमारे अंदर फिर से एक उत्तेजना उत्प्रेरित होती है जो हमें प्रेरित करती है कि जाओ तुम खेलो, तुम खेल सकते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है आत्मविश्वास हो या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है और वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, आत्मविश्वास है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही खिलाड़ी जो होता है मानसिक रूप से फिर से अपने आप को तैयार करता है और उससे अपने आप को एनर्जिक महसूस करता है, आत्मविश्वासी महसूस करता है और फिर खेलने लगता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसका ऑप्शन डी तो गलत ही हो जाता है। तो आपको ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। मन के अध्ययन के लिए पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, आप सब जानते हैं मन के अध्ययन के लिए सबसे पहले आत्मा शब्द आई, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ आत्मा आया। आत्मा के बाद जब हम करते हैं तो आत्मा के बाद की जब हम बात करते हैं तो मन की बात आई कि ये मन है। फिर यहाँ पर चिंतन की बात आई, ठीक है, चिंतन की बात आई, सॉरी चिंतन नहीं बल्कि डेकार्टिस, ठीक है, चेतना कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान हुआ, फिर क्या हुआ, ये चेतना का विज्ञान हुआ और चेतना के बाद आज के समय में यह व्यवहार, मानव व्यवहार का विज्ञान के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग अरस्तू की बात कर लेते हैं। एक महान वैज्ञानिक, हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था डी एनिमा। एनिमा, डी एनिमा में उन्होंने आत्मा शब्द का उल्लेख किया था। आत्मा शब्द का उल्लेख किया और बताया कि जो भी हमारे शरीर का निर्धारण होता है, ठीक है, शरीर का निर्धारण क्या होता है, आत्मा के माध्यम से होता है और इसी शरीर के उसी निर्धारण के माध्यम से शरीर क्या करती, क्रिया करती है और अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के लिए अगर बात करें, आत्मा शब्द का उल्लेख जो था वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने डी एनिमा नामक अपने पुस्तक में किया, ठीक। तो इन्होंने मन की बात नहीं की, तो ऑप्शन ये गलत हो जाता है। फिर बात करते हैं ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड की। जब हम लोग बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड के बारे में हम सब जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, चेतन शब्द को मनोविज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है। और इन्होंने मनोविश्लेषण शब्द, सॉरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत
दिया और उन्होंने मन के बारे में उल्लेख करने का काम किया था। लेकिन इनसे पहले ही मन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। बात करते हैं हम लोग विल्हेम वुंड की। तो विल्हेम वुंड से संबंधित दो शब्द होते हैं। एक होता है 1895 का सॉरी 1875 का समय होता है। एक समय होता है 1875 का और दूसरा समय होता है 1879 का। जब 1875 की हम लोग बात करते हैं तो पहले मनोवैज्ञानिक क्या हो प्रयोगशाला इन्होंने बनाई और 1879 में इन्होंने पहली मनोविज्ञान पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। ये दो टर्म बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। और नीचे जो ये चीज़ें लिखी गई आत्मा, मन और चेतना, ये क्रम होता है कैसे कैसे मनोविज्ञान को पढ़ा और समझा गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और जब हम बात करते हैं रुडोल्फ गोएकल, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है और इसने ही सबसे पहले मन के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो जो रुडोल्फ गोएकल होती है उनकी एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक में ही अब इन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजिया यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं बल्कि साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया और बाद में ही यही साइकोलॉजिया में कुछ साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1590 में 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने साइकोलॉजिया शब्द साइकोलॉजी जो आगे कहा गया इसका प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक जो था साइगोसिया होस्ट नाम की एक उनकी पुस्तक थी उसके अंदर प्रस्तुत किया था। साइगोसिया है ना, साइगोसिया होस्ट। ठीक है, साइगोस्टिया होस्ट नाम की एक पुस्तक रुडोल्फ गोएकल ने 1590 में लिखी और उसी में ही जो हमारे मन का अध्ययन था उसके लिए साइकोलॉजिया यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। रुडोल्फ गोएकल जो थे अरस्तु के एक अंधभक्त के रूप में काम करते थे, मतलब कि हमेशा उन्होंने अरस्तु के बारे में ही पढ़ते रहते थे दिन रात और वहीं से इनके मन में ख्यालात आया कि मन के अध्ययन के बारे में इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और फिर इसके लिए इन्होंने साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग 1590 में कर दिया था। ठीक है, हालांकि देखिए जब हम लोग विल्हेम वुंड की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले ही मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई और पहली पत्रिका भी लिखी, लेकिन इन्होंने भी आपका जो मन की व्याख्या न करके बल्कि ये चेतन अवस्था की बात की थी, चेतना की बात की थी। ठीक है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो हमारी चेतना के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ठीक, लेकिन जब हम चेतना शब्द का प्रयोग हम यहाँ पे देख रहे थे तो हमने क्लियर कर लिया आत्मा अरस्तु से आया, मन जो होता है रुडोल्फ गोएकल से आया, लेकिन एक शब्द आपको यहाँ देख रहे होगे चेतन शब्द। तो चेतना शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये महान वैज्ञानिक थे रेने डेकार्टिस। रेने डेकार्टिस जो थे ये आपका चेतना शब्द को लेके आने का काम किए थे और इनका कंसेप्ट ये था चेतन कहने का कि जैसे हम बात करते हैं अपनी रक्त परिसंचरण की, कि जब तक पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता तो पूरा हमारा शरीर क्या होता, सक्रिय नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर को चेतन अवस्था में होना जरूरी होता है और इन्होंने पूरी तरह से अरस्तु की जो सोच थी उसको खारिज किया, कहा कि नहीं आत्मा नहीं, आत्मा पूरे शरीर से काम नहीं कराता बल्कि हमारी जो शरीर को एक्टिव या काम करने के लिए या सोचने के लिए हमारे अंदर चेतना होनी जरूरी होती है, यानी हमारा शरीर चेतन अवस्था में होना जरूरी होता है। तो इन्होंने मन के अध्ययन के लिए चेतना शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है। इसके बाद व्यवहार शब्द की बात आती है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो इसके लिए जॉन वाटसन नामक जो वैज्ञानिक था इन्होंने ही मन के अध्ययन के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया और कहा कि मनोविज्ञान आधुनिक समय में मानव के या किसी भी जीव के व्यवहार के अध्ययन के बारे में बात करता है। तो चारों वैज्ञानिकों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा करके जाना और बताइएगा कि आपको हमारी ये प्रक्रिया कैसी लग रही है। अगर बेहतर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में
सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े ना, मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा आप वहाँ पे करते हो, हमें एक इंटरनल फीलिंग होती है कि हाँ हम बेहतर कर रहे हैं, तभी तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो हमें और बेहतर करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आगे के प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा गुण व्यक्ति के सभी कार्यों पर अपना प्रभाव दिखाता है? आलपोर्ट नाम का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक था। उसने व्यक्तित्व के गुणों पर अध्ययन किया, और जब अध्ययन किया तो ऑप्शन आपके सामने है, केंद्रीय गुण, कार्डिनल गुण, सेकेंडरी गुण और अ ब दोनों। देखिए, जो आलपोर्ट ने, उन्होंने 3 गुणों की बात की थी, 3 प्रकार के गुणों की व्याख्या इन्होंने की थी, और ये 3 गुण आपके सामने होते हैं। पहला गुण, दूसरा गुण और तीसरा गुण होता है। केंद्रीय, कार्डिनल और सेकेंडरी गुण की बात की। सबसे पहले ब दोनों, ये गलत हो जाता है। सेकेंडरी गुण की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सेकेंडरी गुण की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर न के बराबर स्थित होती है। न के बराबर, जब आपके नौ के बराबर कुछ चीज़ें होती है, मतलब आंशिक रूप से होती है, तो आपके बाहरी लोग, यानी जो नए लोग आपसे जुड़े होते हैं, उस चीज़ को तो जान नहीं पाते कि इस स्तर की विशेषता क्या होती है। जो बराबर उस व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसकी बारीकियों को हमेशा देखते देखते समझ गए होते हैं कि इनका रिएक्शन इस चीज़ पे क्या होना होता है। तो ये सेकेंडरी गुण कहलाता है। मतलब ये कार्य पर प्रभाव, कभी कभी कोई ऐसी फंक्शन हो जाती है, या कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे गुण सामने निकल के हमारे आते हैं, तो वो सेकेंडरी गुण कहलाते हैं। जैसे कि आप दूर से, आपका प्रोफेशन कुछ अलग होता है, लेकिन जब कभी आप कहते हो कि नहीं हम नहीं कर सकते ये, ठीक है, आपकी सादगी जीवन के माध्यम से लोग मान भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टी होने लगती है तो कोई डांस करने लग जाता है। कभी कोई नहीं सोचा होता कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन वो करने लगता है। सभी लोग अचंभित हो जाते, अरे ये कैसे कर सकता। ये उनका सेकेंडरी गुण होता है, और ये गुण उसके जो संबंधी होते हैं, जो क्लोज होते हैं, वही जान पाते हैं, बाकी किसी को नहीं पता होता है। जब हम बात करते हैं केंद्रीय गुण, यानी कि सेंट्रल क्वालिटीज की जब हम बात करते हैं, तो ये कम प्रभावी होता है। हालांकि सभी लोग इसको देखते रहते हैं, कभी कभी ये प्रतीत होता रहता है हमेशा, हर परिस्थितियों में। जैसे कि आक्रामकता होती है, आक्रामकता, आक्रामक हो जाना, दयालुता। आप हमेशा दयालुता या आक्रामकता का रूप नहीं प्रदर्शित कर सकते, या आक्रामकता अपना व्यक्तित्व के रूप में हमेशा नहीं प्रदर्शित करते, है ना। शांत भी रहते हैं तो कभी आक्रामक हो जाते हैं। ये स्थिति के अनुसार ऐसे गुण बदलते रहते हैं। ये हमारे काम के ऊपर कम प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि हमेशा ये प्रदर्शित नहीं होते, वो केंद्रीय गुण कहलाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो कार्डिनल गुण होता है। और कार्डिनल ग्रुप क्या होता है, हर काम में, हर काम पर प्रभाव दिखाता है, यानी कि ये विस्तृत होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। जो भी काम आप करने जाएंगे उस काम पर इसका गुण आपको दिख ही जाता है। आप कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन आपसे ये छुपता नहीं होता है। और इसी गुण के कारण हमारी पहचान बनती है, क्योंकि ये गुण सबको दिखाई देता है, और जब सबको दिखाई देने लगता है तो उस गुण का सब लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इससे जब चर्चा शुरू हो जाती है उस गुण की, तो आपकी प्रसिद्धि बननी शुरू हो जाती है। तो कार्डिनल ग्रुप गुण क्या होता है, सभी कार्यों पर अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है, और इससे व्यक्ति की पहचान बनने लगती है। ठीक, तो ये सही उत्तर होता है। और केंद्रीय गुण क्या होता है, कभी कभी ये दिखाई देता है किसी कम प्रभावी होता है, जैसे आक्रामकता आपकी होती है, दयालुता होती है। ठीक, अब सेकेंडरी गुण, जब तीसरे गुण की बात कर रहे थे, तो ये न के बराबर होता है। कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तब ये जाके एक प्रदर्शित होता है, और लोग कहते, अविश्वसनीयता की बात करते कि ये कैसे हो सकता है। ठीक, तो आगे के प्रश्नों की बात करते, अगर समझ में आता है तो आप सपोर्ट कीजिएगा, और साथ में अगर कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो एक बार कमेंट कीजिएगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे का प्रश्न है, बीमारी चक्र की किस अवस्था में रोग के लक्षण दिखने लगते हैं? ऑप्शन होती है उष्मायन,
प्रबलता, टीकाकरण या विसंक्रमण। देखिए, सबसे पहले हम बीमारी चक्र की बात करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बीमारी आती है, ठीक है? तो आपके अंदर एंटीवायरस होता है उस बीमारी का, और बाहर से बीमारी का वायरस आपके अंदर प्रवेश करता है, तो दोनों के अंदर जंग छिड़ जाती है। और जब जंग होता है तो क्या होता है? शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। तो पहली अवस्था क्या हो जाती है? पहली अवस्था उष्मायन की हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अकेले रह रहे हैं जिस रूम में, फिर आपके साथ एक पार्टनर भी आने लग जाता है, तो थोड़ा-सा आप तनाव महसूस करने लगते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वो सारा मामला ठीक हो जाता है ना। उसी तरह हमारे शरीर में एक पहले से दूसरा प्रवेश करता है, दोनों के बीच जंग जारी हो जाता है, ठीक? कि और जो ज़्यादा हैवी रहता है, वो उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, ठीक है? तो जब वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो शरीर में उष्मायन आ जाती है। सबसे पहले हमें बीमार होने का एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमें बुखार है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, ठीक? उसके बाद की जब हम बात करते हैं, तो जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है? उसके लक्षण लक्षण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ये हमारी दूसरी अवस्था होती है। यहाँ पे हमें लक्षण का बारे में पता चलने लग जाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है व्यक्ति? ये जो टीकाकरण होता है बीमारी होने के पश्चात, जब हमें बीमारी हो जाती है उसके पश्चात तो ही हम टीकाकरण कराते हैं। मतलब टीकाकरण का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन का तात्पर्य होता है टीकाकरण, यानी कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए आप एक इंजेक्शन या दवा का प्रयोग करते हैं, वही इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण कहलाता है। तो ये रोकथाम की अवस्था होती है, ठीक है? जब आपको उसके बाद क्या होता है? आप भी संक्रमित यानी संक्रमण से छुटकारा पा लिए, यानी कि ठीक होते, तो ये क्या होते? अंतिम अवस्था होती है, ठीक है, बीमारी का। तो बीमारी चक्र में किस अवस्था में रोग के लक्षण, तो रोग के लक्षण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया कि किस अवस्था में रोग के लक्षण हमें दिखाई देने लगते। तो आपके सामने प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरी अवस्था है जहाँ पे रोग की प्रबलता, यानी कि जो रोग वाला वायरस होता है हमारे शरीर के अंदर जो एंटीवायरस था उसको दबा दिया है, तो उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और हमारे शरीर के अंदर बदलाव आना, यानी कि लक्षण दिखाई देने लगता है। तो रोग की ये प्रबलता होती है, जो कि दूसरी अवस्था होती है। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, किस कारण कम उम्र के बच्चे बुढ़ापों में भी क्या होते हैं? सॉरी, कम उम्र में बच्चा बुढ़ापे जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक है? बुढ़ापे जैसा कम उम्र में दिखाई देने लगता है। डाउन सिंड्रोम, प्रोजेरिया सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम या फटाऊ सिंड्रोम, ठीक है? तो फटाऊ का मतलब आप फटने से समझिए, फटने से होता है, फटने से होता है। आप लोग देखते होंगे कुछ बच्चों का बचपन से ही क्या हो जाता है? बचपन में ही जो होंठ होते हैं, ओंठ हो गए, या फिर आपका तालू या आँख के ऊपर ये कट सा लगा रहता है हमेशा, वो बचपन से ही ऐसा होता है, मतलब जन्मजात वो चीज़ें होते हैं। आँख का कटना, ये कटा सा रहता है, ठीक है? तो ये पटाऊ सिंड्रोम के कारण होता है। और इसका कारण क्या होता है? जब क्या होता है? गुणसूत्रों की आदान प्रदान होता है, गुणसूत्रों की गुणसूत्रों की विषमता। जब जाइगोट निर्माण के समय ही जो गुणसूत्रों का ट्रांसफ़र होता है, अगर उसमें विषमता हो जाती है, तो एक प्रकार से ये पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें हाथ के तालू के, ओंठ के, आँख के जो त्वचा होती है वो कटी सी रहती है, और ये जन्मजात होती है। इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो सबसे पहले बता दूँ, ये चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए, चारों आपके आनुवंशिकता वाली रोग से दिए गए हैं, ठीक है? फिर आते हैं हम टर्नर सिंड्रोम पर। टर्नर सिंड्रोम की विशेषता होती है जब कोशिका विभाजन होता है, सेल्स डिवीजन के समय ये समस्या आती है। कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजन की बात आती है, तो जो कोशिकाएं होती है, जो संतति बनती रहती है, उसमें कम गुणसूत्र प्रवेश करते हैं, कम गुणसूत्र प्रवेश कर जाते हैं, और उसके कारण क्या होती है? जो
बच्चा होता है वो अविकसित जन्म लेता है, और ख़ासकर यह क्या होता है महिला में देखी जाती है टर्नर नाम की सिंड्रोम को। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन के समय जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में ज़्यादा स्तर पे, है ना, थोड़े स्तर पे नहीं बल्कि ज़्यादा स्तर पर फेरबदल हो जाता है। फेरबदल या तो बहुत कम हो गया या तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और चूंकि ये मंगोलिया में बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक, मंगोलिया में, तो डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अविकसित महसूस होता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो अविकसित होते हैं। 1 मिनट। अविकसित अपने आप को अविकसित जन्म लेते हैं, ठीक है, कुपोषण का शिकार होते हैं, मंदबुद्धि होता है, उनके शरीर का कोई अंग पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ठीक, तो वो डाउन सिंड्रोम के रूप में आ जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर तो अब आप जान ही गए होंगे कौन सा है ना, मेरे बताने के तरीके से। तो जो प्रोजेरिया सिंड्रोम होता है, प्रोजेरिया सिंड्रोम जो होता है एक प्रकार का सिंड्रोम होता है। इसको हिच हिचगसन गिलफोर्ड नाम का जो वैज्ञानिक था इस सिंड्रोम को खोज निकाला था। और पोजेरियो जो सिंड्रोम होता है इसी के कारण ही बच्चा क्या होता है, बचपन में ही बुढ़ापे जैसे दिखाई देने लगता है, चेहरे पे बाल आने लगता है, झुर्रियाँ सा पड़ने लगती है, ठीक, शरीर कमज़ोर सा दिखने लगता है। तो ये प्रोजेरिया सिंड्रोम का काम होता है। तो इसी के साथ ही आज का यह सेशन ख़त्म होता है। तो इस ख़त्म होने से पहले फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब, अगर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन दबाइए जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके माध्यम से और लोगों से जुड़ सके। और आप लोगों का यदि कोई सलाह हो या कोई भी समस्याएं आ रही हो समझने में, तो कृपया हमें एडवाइज ज़रूर करें ताकि हम और बेहतर करने में हमें मदद मिले। और मैं फिर से कहूँगा 25 अक्टूबर के बाद हमारी बैच फिर से शुरू हो रही है। तब तक के लिए आपको, अगले वीडियो तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, आपका शुभ हो।